हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग साइंस के अम्ल और क्षार चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन में दिया गया है क्या, ऐसे दो क्षारकों के नाम लिखिए जो क्षार भी हों। ठीक है, ऐसे दो क्षारकों के नाम लिखिए जो क्षार भी हों। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है पहले नंबर पे है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग NaOH से दर्शाते हैं, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नहीं पोटेशियम नहीं लिखा है, सॉरी सोडियम लिखा है। क्या लिखा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसका देखिए प्रतीक यहाँ पर दिया गया है क्या, NaOH को हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है क्या? दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। तो ये रहा कुछ दो क्षारकों के नाम। ठीक है, चलिए इसे आप लोग एक अच्छी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने के चांसेस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, सोडियम कार्बोनेट के दो प्रमुख उपयोग लिखे। किसके? सोडियम कार्बोनेट के क्या दो प्रमुख उपयोग बोल रहा है। तो पहला उपयोग में लिखना होगा आपको प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग क्या है? दूसरा उपयोग है कांच तथा बोरेक्स के निर्माण में। यह है सोडियम कार्बोनेट का दो उपयोग। तो इसे भी आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बोल रहा है, धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। ठीक है, क्या बोला है? धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। तो देखिए रासायनिक सूत्र में लिखा है क्या, सोडियम कार्बोनेट, यानी धावन सोडा को रासायनिक नाम जो है वो है क्या, सोडियम कार्बोनेट। और इसका अणुसूत्र की यदि बात करें तो इसका अणुसूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 इंटू 10H2O। ये होता है धावन सोडा का क्या, अणुसूत्र होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे को देख लेते हैं। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, बोला है क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। क्या बोला है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो आपको आंसर में लिखना क्या होगा, अम्ल तथा क्षार की परस्पर क्या, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया होने पर लवण तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला था उदाहरण सहित बताइए, तो हम लोग इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड, यानी जिसे हम लोग नाइट्रिक एसिड यानी अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, तो उसका जब रिएक्शन कराया गया है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट। क्या बोल रहा है? सोडियम नाइट्रेट और प्लस में जल बन रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा था क्या, अब यहाँ देखिए आपका डेफिनेशन में बोल रहा है कि अम्ल तथा क्षार, यानी अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया। तो अम्ल देखिए यहाँ पर है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है, ये भाई आपका क्षार है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय है। और ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल। एसिड मतलब अम्ल होता है, जानते ही होंगे आप। तो अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया होने पर लवण तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? लवण तथा जल प्राप्त होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, सिंपल सी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड को जब रिएक्शन कराया है तो हमारा सोडियम नाइट्रेट प्लस जल बना है। ठीक है, तो ये रहा इसका कुछ उदाहरण, इसे भी आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा है, दिया गया है उपधातु किसे कहते हैं। ठीक है, क्या बोला है, बोल रहा है उपधातु किसे बोलते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, किन्हीं दो उपधातुओं के नाम लिखिए। भाई पहले तो जानना पड़ेगा आपको उपधातु किसे बोलते हैं, किसे हैं। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना होगा क्या, वे तत्व जिनके धातु एवं अधातु
मतलब जिनमें धातु, मतलब वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है आर्सेनिक हो गया और एंटीमनी हो गया, ये सब क्या है, ये उपधातु हैं। तो जिसमें कोई भी जैसे कि उभयचर किसे आप लोग बोलते होंगे, यदि बायो में एक्ट होता है ना उभयचर, तो उभयचर मेढक को बोलते हैं। क्यों मेढक को ही उभयचर बोलते हैं भाई, और किसी को, मछली को क्यों नहीं बोलते उभयचर? क्योंकि देखिए मेढक जो होता है वो जमीन पर भी चल लेता है और पानी में भी क्या होता है, मतलब तैर लेता है। तो उसमें क्या है, उसमें दोनों के गुण है भाई, वो थलचर है और जलचर है। और जब दो किस मान लीजिए कोई भी दो जिसमें दो गुण पाया जाता है तो भाई उभयचर में हो जाता है, उभय में उभ में हो जाता है यानी। तो यहाँ भी पूछा था, उपधातु पूछा था। तो देखिए उसमें धातु, ऐसा कोई तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी कि गुण पाया जाएगा उसका, तो वो उपधातु कहलाएगा सिंपली में। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिखा गया आर्सेनिक हो गया और एंटीमनी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या लिखा है, किन्हीं दो उपधातुओं के नाम लिखिए जिनमें चमक पाई जाती है। यानी ऐसे दो धातुओं का नाम लिखिए जिसमें चमक पाई जाती है। भाई क्या पाई जाती है, चमक। तो ऐसे अधातु बोला है, याद रखिएगा, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, नॉन मेटल बोलते हैं इंग्लिश में। तो जैसा कि यहाँ पर पहला में दिया गया है आयोडीन और सेकंड है क्या, ग्रेफाइट। यही वो उपधातु है दो जिसमें क्या चमक पाई जाती है। भाई क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। अब 7वां को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या बोला है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ठीक है, सोडियम आप लोग जानते होंगे, यानी जिसका प्रतीक होता है ना Na, ये सोडियम का प्रतीक है। तो सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए आंसर में आपको लिखना होगा क्या, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि यह अत्यंत सक्रिय धातु है। क्या है भाई, धातु है, कौन, सोडियम सक्रिय धातु है तथा खुले में रहने पर आग पकड़ लेती है। काफ़ी पावरफुल होता है ये सोडियम, यदि आप इसे खुले में रखेंगे तो तुरंत आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सोडियम का परिभाषा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। तो कॉपर के दो अयस्क और उसका सूत्र भी लिखना है। जैसे कि पहला में यहाँ पर दिखाया गया है, लिखा गया यहाँ पर सल्फाइड अयस्क। क्या लिखा है, सल्फाइड अयस्क। ठीक है, जिसमें से इसका क्या है, सूत्र भी लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए लिखा है क्या, कॉपर ग्लास, जिसका सूत्र अणुसूत्र होता है Cu2S। और सेकंड वाला क्या है, कॉपर पायराइड, जिसका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो कॉपर पायराइड का फार्मूला होता है CuFeS2 होता है। ठीक, तो ये है कॉपर के दो प्रमुख अयस्क, कौन, कॉपर पायराइड और ये कॉपर पायराइड मतलब सल्फाइड अयस्क की कॉपर ग्लास हो गया और कॉपर पायराइड हो गया। कॉपर का एक और अयस्क देख लेते हैं कौन सा है। तो अगला अयस्क है क्या, ऑक्साइड अयस्क। ठीक है, ये भी कॉपर का ही है ना, कॉपर का ही अयस्क है। तो इसका एक सूत्र है क्या, क्यूप्राइट, जिसको हम लोग सूत्र है जिसका Cu2O, ये इसका सूत्र है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, खनिज तथा अयस्क की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। या क्या पूछा है, खनिज तथा अयस्क का परिभाषा भी दीजिए और उदाहरण, परिभाषा लिखिए और उदाहरण भी बताइए। तो यहाँ पर खनिज में सबसे यहाँ पर खनिज देखिए, खनिज हेडिंग किया गया है। तो लिखा गया है क्या, प्राकृतिक में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिकों जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण देखिए लिखा गया है, उदाहरण में जैसे देख सकते हैं, उदाहरण में जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया आदि। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ खनिज का जो है उदाहरण और ये परिभाषा। ठीक, अब अयस्क की बात यहाँ पर बोला है, अयस्क की भी परिभाषा बताइए।
तो अयस्क देखिए यहाँ पर हेडिंग करके यहाँ पर अयस्क की परिभाषा लिखा गया है। जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे धातु का अयस्क कहते हैं। इसका भी हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर लिखा है क्या, एल्यूमिनियम और बॉक्साइट। क्या लिखा है, एल्यूमिनियम और बॉक्साइट। तो ये है आपका अयस्क का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। आई होप आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से नोट कर रहे होंगे। ठीक है, वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा, आराम से देखिएगा, वीडियो को रोक कर अच्छे से क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोला है, एटीपी तथा एडीपी का पूरा नाम, यानी एटीपी और एडीपी का पूरा नाम। तो सबसे पहले हम एटीपी का जानेंगे। तो एटीपी मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको क्लियर हो पाए। तो ए का मतलब होता है एडिनोसिन होता है। ए का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन होता है। और टी का मतलब होता है ट्राई। ठीक है, टी का मतलब ट्राई। और पी का मतलब होता है फास्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एडीपी का पूरा नाम। तो एडीपी यहाँ पे लिखा गया है। तो ए का मतलब होता है एडिनोसिन होता है और डी का मतलब क्या होता है, ड्राई होता है। यहाँ पर ट्राई है और ये ड्राई है, दोनों में अंतर है भाई, क्योंकि ये टी था तो टी से बन गया ट्राई और डी से बन गया ड्राई। और पी मतलब होता है फास्फेट होता है। तो ये हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 10वें का काफ़ी एटीपी और एडीपी का पूरा नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, NADP का पूरा नाम लिखिए। तो NADP का पूरा यानी NADP, तो N का मतलब होता है निकोटिनामाइड होता है और A का मतलब होता है एडीनिन होता है। ठीक है, D का मतलब होता है क्या, डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, डाई न्यूक्लियोटाइड। और P का मतलब होता है फास्फेट होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12वां यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या लिखा है, दिया गया है नेत्र की समंजन क्षमता से आप मतलब क्या अभिप्राय है, यानी नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे क्या, नेत्र की वह क्षमता, क्या लिखेंगे, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है, फोकसित कर लेता है। इसे ही नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे ही नेत्र का समंजन यानी कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12वें का आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, भर्जन से क्वेश्चन उठाया गया है। तो दिया गया है भर्जन क्या है। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे, वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं भाई, भर्जन बोलते हैं। तो ये आपका हो गया भर्जन का डेफिनेशन, यानी भर्जन क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है भाई, गैंग किसे बोलते हैं। गैंग मतलब कि मार धाड़ वाला गैंग नहीं, ये भाई आपका विज्ञान का क्वेश्चन है। तो गैंग किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखना होगा आपको, पृथ्वी से, क्या, पृथ्वी यानी अर्थ, पृथ्वी से निकाले गए अयस्क में रेत, मिट्टी आदि अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, उसे हम गैंग कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग मान लीजिए मिट्टी खोद रहे हैं हम कहीं, क्या खोदने पर कुछ मिल जाता है, यानी लोहा जब भी आप पाए होंगे तो उसमें मुर्चा कुछ लगा होता है ऐसा करके। तो उसमें जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जो छोटे छोटे बालू जैसे पाए जाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर की। ये देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है। इस वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चन बनाया है वो सब अम्ल और क्षार से वाले पार्ट से हैं और वो सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या है, थ्योरेटिकल है। ठीक है, बाकी के MCQ क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बना दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखा है क्या,
अपमार्जक क्या है, यानी अपमार्जक के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। अपमार्जक भाई क्या है उसके बारे में बताइए। तो उत्तर में आपको लिखना होगा क्या, वह कार्बनिक पदार्थ, क्या लिखना होगा, वह कार्बनिक पदार्थ जिसमें साबुन की तरह, जिसमें क्या, साबुन की तरह मैल साफ करने का विशेष गुण होता है, उसे अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। तो वह कार्बनिक पदार्थ जिसमें साबुन की तरह, जैसे साबुन आपको आपके शरीर में लगने से क्या करता है, मैल को साफ कर देता है, उसी तरीके से क्या करता है, ये अपमार्जक भी करता है भाई। तो यहाँ पर दिया गया क्या, वह कार्बनिक पदार्थ जिसमें साबुन की तरह मैल साफ करने का विशेष गुण पाया जाता है, क्या पाया जाता है, विशेष गुण पाया जाता है, विशेष गुण होता है। ठीक है, उसे हम अपमार्जक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपमार्जक बोलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 तक। इस वीडियो में बस मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक ही लिया है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने ये 1 से 15 क्वेश्चन अच्छे से नोट किया होगा और उसे आप लोग याद करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।